Welcome students. Today we are going to do another topic in the series of interference, which is interference in thin wedge shaped film. So first of all we should know that what is a wedge shaped film. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट किया था, जिसमें हमारे पास जो दो थिन फिल्म के सरफेस थे उनको हमने पैरेलल मान लिया था, कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था. ठीक है, तो वहां पे हमने थिकनेस को यूनिफॉर्म माना था, टी थिकनेस. अब यहाँ पे क्या होगा, वेज शेप में क्या होगा? तो wedge shape is a film in which at one end the thickness is 0 and as we progress to the other end the thickness gradually increases. अब इस चीज को हम यहाँ डायग्राम में समझते हैं. ये हमारे पास दो सरफेसेस हैं OQ और OP. यहाँ एक एंड पे ये पॉइंट पे देखिए इस पॉइंट पे ये कांटेक्ट में है, तो यहाँ की थिकनेस 0 हो गई और जैसे जैसे ये अदर एंड पे जा रहे हैं थिकनेस बढ़ती जा रही है. यहाँ पे ये थिकनेस है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है, तो ये धीरे धीरे थिकनेस बढ़ती जा रही है. तो ये क्या हो गया, वेज शेप हो गया. ये किस एंगल पे इंक्लाइंड है, एट एंगल थीटा. इसी को वेज शेप कहते हैं. तो यहाँ पे अब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है, जिसके लिए हम पहले इस डायग्राम को समझते हैं. चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो सरफेसेस होंगे OP एंड OQ जो कि इंक्लाइन होंगे एट एन एंगल थीटा. अब क्या होता है, इस फिल्म को हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं, दैट इज S, या फिर मोनोक्रोमेटिक सोर्स से इल्यूमिनेट करते हैं. तो रे SA जो है वो इंसिडेंट होती है OQ पर, OQ सरफेस पे. तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट A पे कुछ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो रे हो जाएगी AB, और कुछ रे हमारी, कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो वो हो गई हमारी AC. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम R से डिनोट कर देंगे. ठीक, आफ्टर दैट पॉइंट C पे आने के बाद ये क्या होगी, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी और पॉइंट D पे आएगी. पॉइंट D से ये ट्रांसमिट हो जाती है और हमें मिलती है रे DE. तो अब हमें देखना है इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू A, B एंड DE. अब आप देखिए, ये दोनों रेस जो हैं वो एक ही सोर्स से जनरेट हुए हैं, पेरेंट सोर्स दैट इज S. इस वजह से ये दोनों सोर्स कैसे होंगे, मोनोक्रोमेटिक. ओके, अब हमें ये पता हो गया, थीटा पता चल गया, I पता चल गया और R पता चल गया. अब ये जो बाकी एंगल्स हैं वो कैसे हमें पता चलेंगे, इसके लिए हम थोड़ी सी और एनालिसिस करते हैं. देखिए, इसके लिए क्या करिए, पॉइंट A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एट OQ, और यहाँ पे आप OP पर भी पॉइंट C पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं. ठीक है, और हम इसको एक्सटेंड कर देंगे वहां तक जहां पे ये दोनों मिल जाएंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं और उसको हमने पॉइंट G मान लिया है. आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम D ऑन AC, तो ये हो जाएगा DN. ठीक है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल एक्सटेंड दिस रिफ्रैक्टेड लाइट और यहाँ आप D से OP पर फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और उसको भी एक्सटेंड करेंगे, जहां ये दोनों मिल जाते हैं, कांटेक्ट आ जाता है, वो हो जाएगा L. ठीक है, फिर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D पॉइंट से ऑन AB, दैट विल बी, फिर क्या हो जाएगा DK. तो अब हमने इतने सारे परपेंडिकुलर्स क्यों ड्रॉ किए हैं, ये हम देखते हैं. तो अब देखिए, अभी तक हमको सिर्फ पता है ये I है, ये R है और ये थीटा है. तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो इंक्लाइन लाइंस हैं और उनपे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर्स जहां मीट करेंगे उनके बीच जो एंगल बनेगा वो उन दोनों ओरिजिनल लाइंस के बीच के एंगल के बराबर होगा. तो देखिए, एक लाइन हमारी ये है, एक लाइन हमारी ये है, जो कि हमारी थिन फिल्म के सरफेसेस हैं. इस पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दोनों यहाँ आके मैच कर रहे हैं. तो इन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उनके बीच का एंगल किसके बराबर होगा, इन दोनों के बीच के एंगल के बराबर. इट मींस दिस इज थीटा, देन दिस इज आल्सो थीटा. ओके, अब हमें ये R मिल गया, ये थीटा मिल गया. अब देखिए, हम देखते हैं ट्रायंगल AGC. AGC में हमें ये है R पता है और ये थीटा पता है. यहाँ पे जो है एंगल ACJ क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है. आपने ये भी पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है. तो ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा. इट मींस इट विल बी इक्वल टू R प्लस थीटा. तो ये कितना हो गया, R प्लस थीटा. अब यहाँ पे ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है एट पॉइंट C, और ये क्या हो रहा है,
लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये अगर r प्लस थीटा है तो ये भी r प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये r प्लस थीटा है और ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, these both are alternate angle, that is JCD and CDM, दोनों alternate angles हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। It means if this is r plus theta, so this will be also r plus theta। अब देखिए ये तो r plus theta आ गया, अब ये r plus theta कैसे आएगा? ये हम लोग केस सेम हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड में भी किया था, ट्रांसमिटेड में भी किया था और ऐसा यहाँ पर भी है। तो देखिए अब हम ट्राइंगल CLD को कंसिडर करते हैं। ठीक है, CLD में इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? NCD, वो कितना आ रहा है? r प्लस थीटा, इट मीन्स 2r प्लस थीटा। अब ये किसके सम के बराबर होगा? इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। ये वाला तो हमने देख लिया r प्लस थीटा है, तो कितना बच रहा है? 2r प्लस थीटा है, इसका मतलब r प्लस थीटा बच रहा है, तो ये वाला एंगल भी r प्लस थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करिए, CDM और CML। यहाँ पे ये दो एंगल्स बराबर हो गए हैं, ये राइट एंगल है तो ये 90 और ये 90 और ये साइड कॉमन है। इट मींस कि दो एंगल बराबर है और एक साइड कॉमन है। इट मींस कि दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। हाँ, यहाँ देखने में नहीं लग रहे हैं, ऐसी ज्योमेट्री नहीं बन पाई है, पर थ्योरेटिकली ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब क्या है? ये दोनों हो गए। अब हम लोगों ने सारी चीजें देख ली, यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये r कैसे आता है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये r है, आप देख रहे हैं कि ये एक हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, देखिए ये वाला एंगल r है, हम इसी से इसको r कह सकते हैं। तो ये r किन दो एंगल्स के बीच में बन रहा है या किन दो लाइंस की वजह से बन रहा है? दैट इज AG एंड वी कैन से AL। ठीक है, और ये किसकी वजह से बन रहा है? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाली लाइन इस पे भी 90 डिग्री पे है। इट मींस कि AD इस यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला क्या है? ये तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ही है इसके दूसरे एंगल पे, दैट इज एट N। तो फिर से जो कॉन्सेप्ट यहाँ था, ये दोनों बराबर हो रहे थे, उसी तरह ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जिससे ये दोनों एंगल बने हैं, जिन दो सरफेसेस से उन दोनों सरफेसेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, और वो परपेंडिकुलर जहां मैच कर रहे हैं वहां पे उनका एंगल और इनका एंगल बराबर होगा। इसलिए ये क्या हो गया? r, और ये भी क्या हो गया? r। अब देखिए ये I कैसे हुआ? अब दिस विल बी I, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसलिए ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ये I है तो ये होगा 90 माइनस I। ठीक, अब हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं AKD। AKD में क्या होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, जिसमें से ये क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये होगा 90 डिग्री। इट मींस कि ये दोनों एंगल मिलके कितने होने चाहिए? 90 डिग्री के। ये वाला कितना है? जल्दी, 90 माइनस I, तो ये कितना हो जाएगा? I। तो अब हमने इसकी पूरी ज्योमेट्री देख ली, अब हमें सारे एंगल्स क्लियर हो गए हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में नहीं देना है, ये बस आपको एंगल्स बना देने हैं, और आप ऐसे बना देंगे तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि आपको ये सब पता है। आपको इसके आगे की बातें लिखनी है, तो आपको क्या करना है कि ये डायग्राम बहुत ही क्लियर बनाना है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारी जो एंगल्स हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, लाइंस जो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसकी डेरिवेशन पर आ जाते हैं। तो डेरिवेशन में हम क्या देखेंगे? कभी भी हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पाथ डिफरेंस। इट मींस कि उन दो रेस ने कितना डिफरेंस चला है, एक की रे ने कितना पाथ चला, दूसरी रे ने कितना पाथ चला, ये कैलकुलेट करेंगे और उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पाथ डिफरेंस। तो देखिए पॉइंट A तक तो रे कॉमन ही है, अभी ये ब्रेक नहीं हुई है। इसके बाद A पे ये चली जाती है एयर में, दैट इज AB। ठीक, और ये वाली फिल्म के अंदर जा रही है, दैट इज ये आ रही AC, और फिर CD, और उसके बाद ये एयर में जाती है। तो इट मींस कि ये जो हमारी DE है ये एक्स्ट्रा चली है AC प्लस CD इन फिल्म, और इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे तो इतनी ही एक्स्ट्रा चली है। उसके बाद देखिए ये वाली जो एयर में है, ये एयर में भी इतना एक्स्ट्रा चली है, दैट इज AB।
अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो ए बी ये वाली एक्स्ट्रा चली और यहाँ से दोनों रेस बराबर जाती हैं। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं, पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी डी, दैट इज ए सी प्लस सी डी इन फिल्म। तो हमने क्या किया है, इसको इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, और माइनस ए के इन एयर। तो एयर में ए के है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो हमें म्यू लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब आप देखिए ए सी को देखिए कहाँ पर है, दिस इज ए सी यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं हम ए एन प्लस एन सी में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ए एन प्लस एन सी प्लस सी डी म्यू माइनस ए के। अब देखिए ये म्यू के टर्म्स में है और ये जो है म्यू के टर्म्स में नहीं है, तो हम इसको एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमें अब क्या करना है, इसको भी म्यू के टर्म्स में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब ट्राइंगल ए के डी देखिए, ट्राइंगल ए के डी, यहाँ पे हमें निकालना है साइन आई, दिस इज योर आई, इसका हमें साइन निकालना है। तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए के, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ए के, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए डी। तो क्या हो गया, साइन आई इज इक्वल टू ए के प्लस ए के अपॉन ए डी। अब हम देखते हैं ट्राइंगल ए एन डी, ट्राइंगल ए एन डी, ठीक है, और यहां पे हम ढूंढेंगे साइन आर अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये ए एन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए डी, ठीक। तो साइन आर इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब आपको स्नेल्स लॉ से पता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो हम इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, दैट इज ए के अपॉन ए डी अपॉन ए एन अपॉन ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल गेट ए के अपॉन ए एन। इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू ए के अपॉन ए एन। या फिर हम लिख सकते हैं ए के इज इक्वल टू, म्यू को हम दूसरे साइड ले जाएंगे ऑन एलएचएस, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए के इज इक्वल टू म्यू ए एन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ए के की वैल्यू निकाल ली है, इस ए के की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, ये वाली। तो देखिए यहाँ पे रखना है हमें, हमने यहाँ पे रखा तो आ गया ए एन प्लस एन सी प्लस सी डी को एज इट इज लिखा इंटू म्यू माइनस ए के की जगह लिख दिया म्यू ए एन। अब आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए अब आप एक ही में ले सकते हैं, ये भी म्यू के टर्म्स में है, ये भी म्यू के टर्म्स में, तो हम म्यू कॉमन ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ भी ए एन है और यहाँ भी ए एन है, ये माइनस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एन सी प्लस सी डी। तो हमारे पास आया म्यू इज इक्वल टू एन सी प्लस सी डी, ठीक है। पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू एन सी प्लस सी डी, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए एन सी, फिगर में देखिए दिस इज एन सी एंड एन सी यहाँ पे गिवन है, एंड एन सी को हमें क्या करना है, एंड सी एल, तो सी एल देखिए, सॉरी सी एल। अब हम इस सी एल को किसके बराबर कर सकते हैं, सी डी के बराबर। कैसे कर सकते हैं हम सी एल को सी डी के बराबर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कैसे प्रूव कर दिए थे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था इसमें, ये एंगल्स बराबर हैं, साथ ही साथ ये साइड कॉमन है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि दो एंगल्स बराबर है और साइड जो है वो कॉमन है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सी एल जो होगा वो सी डी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सी डी की जगह हम सी एल लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन सी प्लस सी एल, ठीक। अब एन सी प्लस सी एल क्यों किया है, देखिए एन सी प्लस सी एल तो हमें स्ट्रेट लाइन में मिल गया, तो हम इसे लिख सकते हैं एन एल। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, म्यू इज इक्वल टू एन एल, ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस। अब चलिए हम इसके आगे की एनालिसिस करते हैं। सो दिस इज आवर इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस विच इज म्यू एन एल, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया है। अब आ जाते हैं हम ट्राइंगल एनडीएल में, ट्राइंगल एनडीएल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं cos r प्लस थीटा कितना होगा, cos r प्लस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस कितना है nl और हाइपोटेन्यूज कितना हो जा रहा है dl, तो cos r प्लस थीटा इज nl अपॉन dl।
अब हमें एनएल निकालना है, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस, तो एनएल किसके बराबर हो जाएगा, डीएल आरएचएस से एलएचएस में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, दैट इज एनएल इज इक्वल टू डीएल कॉस आर प्लस थीटा। अब डीएल की वैल्यू जरा डायग्राम से समझते हैं। डीएल ये क्या है, डीएम प्लस एमएल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ठीक है, दिख नहीं रहे पर ज्योमेट्री से प्रूव किया था, डायग्राम जो है वो उतना सही नहीं बना है, ठीक है। तो इट मींस कि ये साइड और ये साइड बराबर होगा, तो ये कितना है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म टी, तो ये भी कितनी हो जाएगी टी, पूरा डीएल कितना हो जाएगा 2t, तो डीएल की वैल्यू कितनी है 2t, तो दिस इज 2t cos r प्लस थीटा। अब हमने एनएल की वैल्यू निकाल ली है, इसको हम इक्वेशन 5 की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख देंगे जो कि एनएल की जगह आ जाएगा, तो म्यू पहले से है और हमारे पास आ गया 2t cos r प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू t cos r प्लस थीटा, तो ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारी ये जो रे ए बी है ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट लगेगा, स्टोक्स ट्रीटमेंट। ऑलरेडी मैंने आपको रिफ्लेक्टेड के केस में बताया था कि ऐसे केस में स्टोक्स ट्रीटमेंट लगता है जिसकी वजह से एडिशनल पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 इंट्रोड्यूस हो जाता है, या फिर अगर हम फेज डिफरेंस के टर्म्स में बात करें तो पाई का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अब जो हमारा पार्ट डिफरेंस था दैट वाज 2 म्यू t cos r प्लस थीटा, उसमें एडिशनल पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया लैम्डा बाय 2 का, तो पार्ट डिफरेंस अब कितना हो गया 2 म्यू t cos r प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2। चलिए अब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा देख लेते हैं इस केस में। सो स्टूडेंट्स अभी हमने ये पार्ट डिफरेंस निकाला है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू t cos r प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2। अब हम निकालते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले मैक्सिमा देखते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हमें मैक्सिमा कब मिलता है, जब पार्ट डिफरेंस जो होता है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको अपने वीडियो में पहले बता रखा है, अगर आपने वो देखा हो देन इट्स गुड, नहीं तो आप उसको देख सकते हैं। तो पार्ट डिफरेंस जो होता है दैट इज 2n लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट डिफरेंस की कंडीशन होती है जब हमें मैक्सिमम मिलता है, और ये हमारा पार्ट डिफरेंस है। तो चलिए यहाँ पे दोनों के LHS बराबर है, तो हम RHS को इक्वेट कर देते हैं, तो मिल गया हमें 2 म्यू t cos r प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2। अब हमने क्या किया, लैम्डा बाय 2 वाले टर्म्स एक साइड कर दिया, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो गया, तो ये हो गया इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n और यहाँ क्या बचेगा 1, तो लैम्डा बाय 2 इंटू 2n प्लस 1। तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा दैट इज 2 म्यू t cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ये कंडीशन है मैक्सिमा की। इट मीन्स कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हमारी फ्रिंज जो होगी वो ब्राइट अपीयर होगी। अब देख लेते हैं हम कंडीशन ऑफ मिनिमा। तो हमें मिनिमा कब मिलता है, जब हमारा पार्ट डिफरेंस जो होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है। तो इट मीन्स पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। 2n हमेशा इवन नंबर होगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ऑड नंबर मिल जाएगा। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इस पार्ट डिफरेंस है। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये क्या हो गया 2 म्यू t cos r प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। अगेन लैम्डा बाय 2 के टर्म्स को हम वन साइड कर दें इक्वालिटी के, तो ये हो गया 2 म्यू t cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया 2n माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2n लैम्डा बाय 2 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो बचा हमारे पास n लैम्डा। तो अब हमारा पार्ट डिफरेंस क्या हो गया 2 म्यू t cos r प्लस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये मिनिमा की कंडीशन है। इट मीन्स कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही होगी तब हमारी जो फिल्म है वो डार्क अपीयर होगी। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए अब हम इस केस में देख लेते हैं कि फ्रिंज विड्थ क्या होगी। Now students, let us try to find the expression for the fringe width in the case of thin wedge shape film. Okay? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है। फ्रिंज विड्थ वो डिस्टेंस है जो कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस के बीच में आती है, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस या टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ।
तो हम इस केस में फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे? ये देखिए हमारे पास वेज शेप में ये दो सरफेसेस है और ये इंक्लाइन है एट एन एंगल थीटा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारी nth ब्राइट फ्रिंज जो है वो हमें यहाँ मिल रही है। इट मीन्स उसकी डिस्टेंस h से xn है जब फिल्म की थिकनेस कितनी है t। ठीक है, और जस्ट इसके बाद वाली रिंग जिसको हम कहेंगे कंसेक्यूटिव ब्राइट रिंग हमें मिल रही है xn+1, ये यहाँ पे मिल रही है, तब थिकनेस हमारी फिल्म की t डैश है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया है। इन्हीं दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वही हमारी फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी कंडीशन निकाली थी ब्राइट फ्रिंज के लिए, दैट वाज 2 mu t cos r plus theta is equal to 2n+1 lambda by 2। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब वही बात कही गई है कि हमारी जो nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस xn है h से, तो फिर आप यहाँ पे अगर थीटा देखें तो tan थीटा क्या हो जाएगा? इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर t है और बेस कितना है? xn। तो क्या हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू t अपॉन xn। तो t कितना हो जाएगा? xn इंटू tan थीटा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो यानी कि हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए 2 म्यू की जगह 2 म्यू ही है और t की जगह पे हमने रख दिया है xn tan थीटा, बाकी एज इट इज है, दैट इज cos r plus theta is equal to 2n+1 lambda by 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? जस्ट इसके बाद वाली ब्राइट फ्रिंज के लिए देखना है। तो जस्ट इसके बाद फ्रिंज जो है वो किस डिस्टेंस पे है? xn+1, तब थिकनेस कितनी है? t डैश। तो अब ये हो जाएगा हमारा एंगल tan थीटा क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू t डैश अपॉन xn+1। अब t डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? xn+1 इंटू tan थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की जगह पे हमारा t डैश आ गया क्योंकि थिकनेस अब t डैश है, और t डैश की ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? 2 म्यू की जगह 2 म्यू और t की जगह क्या आ रहा है? यहाँ से देखिए t डैश, दैट इज t ही अब हमारा t डैश है। ये क्या हो गया? tan थीटा xn+1। तो यहाँ xn+1 tan थीटा, अगेन इसके बाद cos r plus theta is equal to 2। अब n की जगह क्या है? n+1 lambda by 2। अब हमने क्या किया? ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये हो गया 2n+2+1 lambda by 2, और 2 और 1 सम अप हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, दैट इज 2n+3 lambda by 2। तो फिर xn+1 ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन हो जाएगी 2n xn+1 tan थीटा cos r plus theta is equal to 2n+3 lambda by 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब हमें अगर फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो हम दोनों फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। इसका मतलब हम क्या करते हैं? इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। So students, this is our equation number 2 and this is our equation number 3। हमें फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए 3 में से 2 माइनस करना है। तो देखिए जो टर्म्स हमारे कॉमन है उनको हम ब्रैकेट के बाहर कर देंगे और बाकी चीजें ब्रैकेट के अंदर। तो 2 म्यू दोनों में हमने 2 म्यू लिख लिया। उसके बाद xn+1 वो यहाँ है ब्रैकेट के अंदर, माइनस xn, ये हो जाएगा। आफ्टर दैट tan थीटा cos r plus theta इज अगेन कॉमन, तो फिर ब्रैकेट के बाहर लीजिए tan थीटा cos r plus theta। यहाँ पे हम क्या करेंगे? RHS में लैम्डा बाई 2 कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। देन 2n+3 माइनस ये वाला टर्म, यानी कि माइनस 2n-1। ओके, तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा एंड 3 - 1 is 2। सो लैम्डा बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ लैम्डा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2 म्यू xn+1 माइनस xn tan थीटा cos r plus theta is equal to lambda। अब फ्रिंज विड्थ क्या है? दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है? xnth+1 ब्राइट फ्रिंज और ये है xnth फ्रिंज, दोनों को माइनस करना है, यानी कि हमें यही वैल्यू निकालनी है। तो सिर्फ इसको आप LHS में रोकिए, बाकी चीजें RHS में चली जाएंगी। तो लैम्डा यहाँ रहेगा, बाकी चीजें डिनोमिनेटर में, दैट इज 2 म्यू tan थीटा cos r plus theta। यही क्या हो गया? ओमेगा। ओमेगा मीन्स फ्रिंज विड्थ। हम फ्रिंज विड्थ को ओमेगा से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर बीटा से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा जो
ये नॉर्मल इंसिडेंस है, तो आपको पता है कि नॉर्मल इंसिडेंस में r 0 हो जाता है, तो r 0 होने पर cos r प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, क्योंकि r 0 हो गया है। तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 म्यू tan थीटा cos थीटा। अब tan को क्या हम लिख सकते हैं, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ sin थीटा, तो ओमेगा हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू sin थीटा। ठीक है, अब क्या है, थीटा, ये हमारी जो फिल्म है कैसी है, थिन फिल्म है, तो इसका थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, तो फिर अगर थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह थीटा हो जाएगा, दैट इट मींस ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। और साथ ही साथ अगर आपके न्यूमेरिकल में ये गिवन है कि ये केस एयर का है, तो आपको पता है कि एयर में म्यू की वैल्यू 1 होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो म्यू की वैल्यू हम 1 कर देंगे अगर एयर का केस है इक्वेशन नंबर 4 में, तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्रिंज विड्थ के लिए इक्वेशन। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।